नमस्कार दोस्तों, हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ विस्तार से टॉपिक को कर रहे हैं। उसी रूप में आज का हमारा टॉपिक है तापीय विलोमता, तापीय व्युत्क्रमणता, टेम्परेचर इन्वर्जन या थर्मल इन्वर्जन। इस टॉपिक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ फॉर्मेट में करेंगे, साथ ही उस प्रश्न से रिलेटेड और इस टॉपिक से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को भी विस्तार से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, तापीय विलोमता या तापीय व्युत्क्रमणता कहलाता है। ऑप्शन ए, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होना। ऑप्शन बी, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आना। ऑप्शन सी, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान स्थिर हो जाना। और ऑप्शन डी, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान अनिश्चित हो जाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होना। यदि धरातल से हम वायुमंडल या सौरमंडल की ओर ऊंचाई में जाते हैं तो ऊंचाई में वृद्धि के साथ अगर तापमान भी बढ़ता है, तापमान में भी वृद्धि होती है, तो उसे हम तापीय विलोमता या तापीय व्युत्क्रमणता कहते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सामान्य अवस्था या सामान्य नियम के अनुसार क्या होता है। सामान्य नियम के अनुसार अगर हम वायुमंडल में या सौरमंडल की ओर ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो ऊंचाई की तरफ जाने पर तापमान में गिरावट या तापमान में कमी होती है, परंतु कभी कभी विशेष परिस्थितियों के कारण या स्थानीय विशेषताओं के कारण ऊंचाई की तरफ जाने से या ऊंचाई की तरफ जाने पर तापमान में कमी आने की बजाय तापमान में क्या होता है, तापमान में वृद्धि होने लग जाती है। तो यही तापमान में वृद्धि तापीय प्रतिलोमनता कहलाती है। तापीय प्रतिलोमनता का मतलब जहाँ सामान्य नियम के विपरीत कार्य हो रहा हो। सामान्य नियम के अनुसार तो ये है कि जैसे ही हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे वायुमंडल में तो तापमान में कमी होनी चाहिए या तापमान में गिरावट आनी चाहिए, लेकिन अगर तापमान में गिरावट आने की बजाय अगर तापमान में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो उसे हम तापीय प्रतिलोमनता कहते हैं। अब सामान्य रूप से जो हम धरातल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं वायुमंडल में तो तापमान जो है, तापमान में गिरावट की जो दर है जिसे लैप्स रेट कहते हैं, तो ये जो लैप्स रेट या गिरावट की दर या तापमान में कमी आने की जो दर है वो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस है या 1000 या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। यानी धरातल से वायुमंडल की तरफ जाएंगे, 165 मीटर पर ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। अगर 1 किलोमीटर तक जाते हैं तो ये टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। अगर इसके विपरीत कम होने के बजाय अगर बढ़ना शुरू हो जाता है जिसे हम तापीय व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमनता या टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन या प्रतिलोमन का कारण है। ऑप्शन ए, जलवाष्प की उपस्थिति। ऑप्शन बी, तापमान का समान पाया जाना। ऑप्शन सी, प्रतिचक्रवातीय अवस्था का पाया जाना। और ऑप्शन डी, ओजोन की उपस्थिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओजोन की उपस्थिति। उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन या उच्च वायुमंडलीय व्युत्क्रमण का प्रमुख कारण वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति होना। ठीक है, ओजोन की उपस्थिति के कारण ही उच्च वायुमंडलीय जो मुख्य रूप से समताप मंडल में रहती है, तो समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति के कारण ऊंचाई पर तापमान कम होने के बजाय तापमान में वृद्धि होती है, जिस कारण से उच्च वायुमंडल में तापीय प्रतिलोमनता, तापीय विलोमता उत्पन्न होती है। अब तापीय प्रतिलोमनता के प्रकार की बात करें तो तापीय प्रतिलोमनता मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें प्रथम अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन और दूसरा प्रवाही तापीय प्रतिलोमन और तीसरा जो है वो यांत्रिक तापीय प्रतिलोमन। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से देखा जाए तो तापीय प्रतिलोमन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब 3 प्रकार के तापीय प्रतिलोमनता के कुछ उप प्रकार भी है। जैसे सबसे पहला है अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन। अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन 2 प्रकार का होता है। वो है सबसे पहला विकिरण प्रतिलोमन और
उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। ये दोनों ही प्रतिलोमन अप्रवाही प्रतिलोमन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक विकिरण प्रतिलोमन और दूसरा उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। ठीक है, और दूसरा था अपना प्रवाही प्रतिलोमन। प्रवाही प्रतिलोमन 3 प्रकार का है, जिसमें सबसे पहला धरातलीय प्रतिलोमन, दूसरा वाताग्रीय प्रतिलोमन और तीसरा घाटी प्रतिलोमन। ये तीनों प्रवाही प्रतिलोमन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो प्रवाही प्रतिलोमन 3 प्रकार का है, धरातलीय प्रतिलोमन, वाताग्रीय प्रतिलोमन और घाटी प्रतिलोमन। फिर है तीसरा प्रकार है जो अपने तापीय प्रतिलोमन का, वो है यांत्रिक प्रतिलोमन। ठीक है, और यांत्रिक प्रतिलोमन भी 2 प्रकार का होता है, एक है अवतलन प्रतिलोमन और दूसरा है विक्षोभ प्रतिलोमन। तो इस प्रकार से तापीय प्रतिलोमन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला अप्रवाही प्रतिलोमन। अप्रवाही प्रतिलोमन 2 प्रकार का, विकिरण प्रतिलोमन और उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। दूसरा था प्रवाही प्रतिलोमन। प्रवाही प्रतिलोमन 3 प्रकार का, धरातलीय प्रतिलोमन, वाताग्रीय प्रतिलोमन और घाटी प्रतिलोमन। और तीसरा जो प्रकार है वो यांत्रिक प्रतिलोमन है, और यांत्रिक प्रतिलोमन 2 प्रकार का है, अवतलन प्रतिलोमन और विक्षोभ प्रतिलोमन। अब है तापमान विलोमता या तापीय प्रतिलोमनता या तापीय व्युत्क्रमण, जिसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। उसके लिए आवश्यक दशाएं क्या है, ऐसी आवश्यक दशाएं होनी चाहिए, उसी दशाओं में ये मुख्य रूप से उत्पन्न होता है या पैदा होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली दशा या आवश्यक दशाओं में देखा जाए तो सबसे पहले सर्दी की लंबी रात होनी चाहिए। तो शीतकाल की लंबी रात आवश्यक है तापीय विलोमता के कारण। आकाश स्वच्छ होना चाहिए और ये बादल रहित हो, यानी बादल नहीं होने चाहिए। धरातल के पास शुष्क पवन का संचार होना चाहिए। पवन संचार शांत होना चाहिए, यानी तेज नहीं होना चाहिए। हिमाच्छादित सतह हो या होनी चाहिए और मरुस्थलीय सतह होनी चाहिए। तो ये मुख्य रूप से आवश्यक दशाएं है तापीय प्रतिलोमनता के कारण। इन्हीं दशाओं में तापीय प्रतिलोमनता या तापीय व्युत्क्रमण उत्पन्न होता है। तो ये मुख्य रूप से उनके लिए दशाएं होने या उसके लिए परिस्थितियाँ या कंडीशन होने आवश्यक है। अब सबसे पहला अप्रवाही प्रतिलोमन की बात करते हैं। ठीक है, तो अप्रवाही प्रतिलोमन हमने कहा था, अप्रवाही प्रतिलोमन 2 प्रकार का होता है, जिसमें विकिरण प्रतिलोमन और उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। सबसे पहले बात करते हैं विकिरण प्रतिलोमन की। ठीक है, विकिरण प्रतिलोमन की बात करते हैं। विकिरण प्रतिलोमन धरातल के नज़दीक होता है। ठीक है, तो धरातल से नज़दीक होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण इसे धरातलीय प्रतिलोमन या पृष्ठीय प्रतिलोमन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रतिलोमन स्थिर दशाओं में होता है, इसलिए इसे स्थिर प्रतिलोमन भी कहा जाता है। ठीक है, तो विकिरण प्रतिलोमन है, ये धरातल के नज़दीक होता है, जिस कारण इसे धरातलीय प्रतिलोमन या पृष्ठीय प्रतिलोमन कहा जाता है। और ये विभिन्न परिस्थितियों में या स्थिर दशाओं में होता है, इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, स्थिर प्रतिलोमन भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो मुख्य रूप से मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जो विकिरण प्रतिलोमन है ये मुख्य रूप से मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में है घटित होता है या उत्पन्न होता है। रात्रि के समय सूर्य के विकिरण अनुपस्थित होते हैं और पार्थिव विकिरण अधिक होते हैं। ठीक है, यानी सूर्य से आने वाली विकिरण वो तो अनुपस्थित होती है, लेकिन जो सूर्य से आने वाली विकिरण धरातल से वापस परावर्तन होती है, जिसे पार्थिव विकिरण के रूप में जाना जाता है, और ये पार्थिव विकिरण अधिक होती है, जिससे धरातल के भाग क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लेकिन धरातलीय भाग के ठीक ऊंचाई पर गर्म हवाएं का स्तर या उसका संस्तरण बना रहता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने से तापमान में क्या होती है, कमी होने की बजाय तापमान में क्या होने लग जाते हैं, वृद्धि होने लग जाती है, जिसे हम विकिरण प्रतिलोमन कहा जाता है। ठीक है, तो ये विकिरण प्रतिलोमन कहलाता है। तो विकिरण प्रतिलोमन यानी रात्रि के समय सूर्य की विकिरण तो अनुपस्थित रहती है, लेकिन पार्थिव विकिरण यानी जो पृथ्वी से जाने वाली विकिरण है
वो ज़्यादा होने के कारण धरातलीय भाग ठंडा रहता है, लेकिन ठीक ऊंचाई पर गर्म हवाओं का स्तर बना रहता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, जिसे हम विकिरण प्रतिलोमन के नाम से जाना जाता है। विकिरण प्रतिलोमन जो है वो भूमध्य रेखा की तरफ ये प्रतिलोमन बढ़ता जाता है। जैसे भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे ये प्रतिलोमन अधिक या बढ़ता जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ताप प्रतिलोमन के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति अनुकूल नहीं है। हम बात कर रहे हैं तापीय प्रतिलोमन, तो तापीय प्रतिलोमन के लिए ऐसी कौन सी परिस्थिति है निम्न में से जो आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए शांत पवन संचार, ऑप्शन बी मरुस्थलीय सतह, ऑप्शन सी मेघ युक्त आकाश और ऑप्शन डी आकाश स्वच्छ एवं बादल रहित। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेघ युक्त आकाश। जैसा कि हमने अभी तापीय प्रतिलोमनता की दशाएं पढ़ी थी, जिसमें आकाश मेघ रहित होना चाहिए यानी बादल नहीं होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए आकाश, शांत पवन संचार होना चाहिए, मरुस्थलीय सतह होनी चाहिए, मेघ हिमाच्छादित सतह होनी चाहिए। ठीक है, इन परिस्थितियों में तापीय प्रतिलोमनता होती है, लेकिन मेघ युक्त की आवश्यकता नहीं है, मेघ रहित यानी बादल नहीं होने चाहिए। अब अप्रवाही प्रतिलोमन का दूसरा भाग, जिसे हम उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन, जो पहला था विकिरण प्रतिलोमन देखा, अब है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन की बात करते हैं। ठीक है, उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन में बात करते हैं तो उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन वायुमंडल में ऊपरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, ऊपरी भाग में पाए जाने के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन या उच्च वायुमंडलीय व्युत्क्रमण कहा जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण है समताप मंडल। ठीक है, उच्च वायुमंडल में प्रतिलोमन का मुख्य कारण जो है वो समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति है। समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति है, ओजोन उपस्थिति के कारण ही उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमनता होती है। ठीक है, तो समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति के कारण ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी नहीं होने की बजाय तापमान में वृद्धि होती है, जिससे उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है हमारा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पछुआ पवनों एवं ध्रुवीय पवनों के मिलने से किस प्रतिलोमन का निर्माण होता है। ऑप्शन ए धरातलीय प्रतिलोमन, ऑप्शन बी वाताग्रीय प्रतिलोमन, ऑप्शन सी विकिरण प्रतिलोमन, ऑप्शन डी अवतलन प्रतिलोमन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाताग्रीय प्रतिलोमन। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ गर्म पछुआ हवाएं और ठंडी ध्रुवीय हवाओं के मिलने से वाताग्र का निर्माण होता है, और जिससे वाताग्रीय प्रतिलोमन का निर्माण या उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, बैनर क्लाउड का संबंध किस प्रतिलोमन से है। ऑप्शन ए धरातलीय प्रतिलोमन, ऑप्शन बी वाताग्रीय प्रतिलोमन, ऑप्शन सी घाटी प्रतिलोमन, ऑप्शन डी यांत्रिक प्रतिलोमन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी घाटी प्रतिलोमन। बैनर क्लाउड का संबंध घाटी प्रतिलोमन से होता है। बात करते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कैटाबैटिक पवन एनाबैटिक पवन का संबंध किस प्रतिलोमन से है। ऑप्शन ए धरातलीय प्रतिलोमन, ऑप्शन बी वाताग्रीय प्रतिलोमन, ऑप्शन सी यांत्रिक प्रतिलोमन, ऑप्शन डी घाटी प्रतिलोमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी घाटी प्रतिलोमन। कैटाबैटिक पवन एवं एनाबैटिक पवन का संबंध घाटी प्रतिलोमन से होता है। तापीय प्रतिलोमनता का दूसरा प्रकार है हमारा प्रवाही प्रतिलोमन। तो इनसे जुड़े हुए, तो प्रवाही प्रतिलोमन 3 प्रकार का था, धरातलीय प्रतिलोमन, वाताग्रीय प्रतिलोमन और घाटी प्रतिलोमन। अब इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धरातलीय प्रतिलोमन की। ठीक है, तो धरातलीय प्रतिलोमन जो है यह क्षैतिज स्तर यानी सरफेस ऑफ अर्थ यानी धरातल के समीप क्षैतिज रूप से गर्म वायु
अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्रों में अथवा ठंडी वायु अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो ठंडी वायु भारी होकर नीचे बैठ जाती है तथा गर्म वायु ऊपर उठ जाती है, जिससे धरातलीय प्रतिलोमन या क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो होता क्या है, धरातल के समीप क्षैतिज रूप से हवाओं का प्रवाह होता है तो गर्म वायु ठंडे क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है या ठंडी वायु गर्म क्षेत्रों में प्रवेश करने से ठंडी वायु तो भारी होकर नीचे बैठ जाती है, लेकिन गर्म जो वायु है वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे धरातल के समीप प्रतिलोमन का निर्माण होता है, जिसे हम धरातलीय प्रतिलोमन या क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन के रूप में जानते हैं। दूसरा इसी का प्रकार है वाताग्रीय प्रतिलोमन। वाताग्रीय प्रतिलोमन मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है, जहाँ पर गर्म पछुआ हवाएं और ठंडी ध्रुवीय हवाओं के मिलने से वाताग्र का निर्माण हो जाता है, और ये वाताग्र का निर्माण वाताग्रीय प्रतिलोमन का प्रमुख कारण बनता है, जिसमें ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर उठा देती है और इससे निर्मित होने वाला प्रतिलोमन वाताग्र प्रतिलोमन कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रवाही प्रतिलोमन का दूसरा प्रकार वाताग्रीय प्रतिलोमन, जो मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाओं के मिलने से निर्मित होता है। और इसी का प्रवाही प्रतिलोमन का तीसरा प्रकार है घाटी प्रतिलोमन। उसकी बात कर लेते हैं। तो घाटी प्रतिलोमन की बात करें तो शीतकाल में घाटी वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाली ठंडी हवाएं गर्म हवाओं को ऊपर उठा देती है, जिससे शीतकाल की रात्रि में घाटी क्षेत्रों में प्रतिलोमनता की स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, और पर्वतीय क्षेत्रों में जो हवा आती है घाटियों में, इस रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से घाटी क्षेत्रों में जो हवा निर्मित होती है, जैसे ये घाटी वाला क्षेत्र हो गया, इस घाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से जो हवा आएगी वो ये वाली हवा है। ये जो हवा आती है जिसे हम पर्वत समीर या कैटाबेटिक के रूप में जानते हैं, जैसा कि आपने अभी पढ़ा कैटाबेटिक और एनाबेटिक का संबंध किस प्रतिलोमन से है, तो वो घाटी प्रतिलोमन से। तो ये जो आने वाली हवा है, ये हवा पर्वत समीर के रूप में जानी जाती है, जिसे कैटाबेटिक कहते हैं, और ये ठंडी हवा होती है। ठीक है, तो ये ठंडी हवा जो है ये घाटी में होने वाली गर्म हवा को ऊपर उठा देती है। ठीक है, और ये जो ऊपर उठने वाली जो गर्म हवा है, ये गर्म हवा घाटी समीर के नाम से जानी जाती है। तो ये तो पर्वतीय समीर थी, और ये जो है ये घाटी समीर के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये जो घाटी समीर है इसी को हम एनाबेटिक कहते हैं। तो ये तो आने वाली कैटाबेटिक, और ये जो है वो एनाबेटिक समीर या पवन होती है। ये तो होती है गर्म और ये होती है ठंडी। ठीक है, और इसी कारण से यहाँ पर एक, तो यहाँ है जो ऊपरी भाग था, ये ऊपरी वाला जो भाग था, यहाँ पर इन हवाओं के कारण यहाँ पर बैनर क्लाउड का निर्माण होता है। तो घाटी प्रतिलोमन में यहाँ पर जो बादल बनते हैं जिसे बैनर क्लाउड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो बैनर क्लाउड बनता है, और यहाँ जो आने वाली जो हवाएं होती है, ये हवाएं पर्वत समीर या कैटाबेटिक जो ठंडी हवाएं होती है उस रूप में जानी जाती है, और ये हवाएं जो पर्वत के घाटी के अंदर जो हवाएं होती है उन हवाओं को ऊपर उठा देती है, और ये जो ऊपर उठने वाली जो हवाएं हैं ये एनाबेटिक कहलाती है, घाटी समीर कहलाती है, और ये हवाएं गर्म होती है। ठीक है, ये तो ठंडी होती है, ये गर्म होती है। ये ठंडी हवाएं नीचे आकर घाटी के अंदर से गर्म हवाओं को क्या करता है, ऊपर उठा देता है। ठीक है, तो ये जो हवाएं थी ये तो थी अपने कैटाबेटिक, और ये जो ऊपर उठने वाली हवाएं हैं घाटी समीर, इसे हम एनाबेटिक के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा घाटी समीर हो जाता है। ठीक है, तो शीतकाल में जो घाटी वाले क्षेत्र जो होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडी हवाएं गर्म हवाओं को ऊपर उठा देती है, जिससे शीतकाल की यानी ठंडी रात होती है सर्दी की, उसमें घाटी क्षेत्रों में प्रतिलोमनता की स्थितियाँ बन जाती है। ठीक है, घाटी की ऊपरी भाग में बैनर क्लाउड का निर्माण
होता है। ठीक है, तो घाटी के ऊपरी भाग में जो बादल बनते हैं उसे बैनर क्लाउड के नाम से जाना जाता है। और जो घाटी की तली होती है उसका जो पारा होता है वो हिमांक के नीचे चला जाता है, यानी नीचे माइनस तक चला जाता है, जिससे पाले की स्थितियाँ बन जाती है। और इसी कारण से घाटी की तली में बागान नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पाला उन बागानों के लिए हानिकारक होता है और उसी के कारण ही घाटी की तली में तापीय प्रतिलोमनता के कारण बागान नहीं लगाए जाते। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात क्षेत्रों में कौन सा प्रतिलोमन उत्पन्न होता है? ठीक है, तो बात करते हैं प्रतिलोमन। प्रति चक्रवात क्षेत्रों में कौन सा प्रतिलोमन उत्पन्न होता है? ठीक है, ऑप्शन ए धरातलीय प्रतिलोमन, ऑप्शन बी वाताग्रीय प्रतिलोमन, ऑप्शन सी यांत्रिक प्रतिलोमन और ऑप्शन डी घाटी प्रतिलोमन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यांत्रिक प्रतिलोमन। तो प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों में यांत्रिक प्रतिलोमन की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की अस्थिरता से उत्पन्न तापीय प्रतिलोमनता कहलाता है। वायुमंडल की अस्थिरता के कारण कौन सा तापीय प्रतिलोमनता उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए धरातलीय प्रतिलोमन, ऑप्शन बी वाताग्रीय प्रतिलोमन, ऑप्शन सी यांत्रिक प्रतिलोमन और ऑप्शन डी घाटी प्रतिलोमन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यांत्रिक प्रतिलोमन। तो वायुमंडल में अस्थिरता से उत्पन्न होने वाला तापीय प्रतिलोमन यांत्रिक प्रतिलोमन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वायु के ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत संचालन से कौन से प्रतिलोमन की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन ए धरातलीय प्रतिलोमन, ऑप्शन बी वाताग्रीय प्रतिलोमन, ऑप्शन सी घाटी प्रतिलोमन, ऑप्शन डी यांत्रिक प्रतिलोमन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यांत्रिक प्रतिलोमन। तो वायु के लंबवत संचलन से वायुमंडल में यांत्रिक प्रतिलोमन की उत्पत्ति होती है। अब बात करते हैं यांत्रिक प्रतिलोमन की। यांत्रिक प्रतिलोमन तापीय प्रतिलोमनता का तीसरा प्रकार है, तो यो यांत्रिक प्रतिलोमनता के रूप में जाना जाता है। यांत्रिक प्रतिलोमनता की बात करें तो यांत्रिक प्रतिलोमनता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक अवतलन प्रतिलोमन और दूसरा विक्षोभ प्रतिलोमन। अब यांत्रिक प्रतिलोमनता की बात करें तो यांत्रिक प्रतिलोमन उच्च वायुमंडल में उत्पन्न होता है। यह प्रतिलोमन मुख्य रूप से वायु के ऊपर उठने या नीचे बैठने की गतिशीलता के कारण उत्पन्न होता है। तो वायु का ऊपर या नीचे गतिशीलता के कारण जिस प्रतिलोमनता की उत्पत्ति होती है उसे यांत्रिक प्रतिलोमनता कहा जाता है। ऐसा मुख्य रूप से दो परिस्थितियों के अंदर हो सकता है, जिसमें पहला, जब कोई गर्म हवा तेजी से ऊपर उठे एवं ठंडी हवा नीचे आ जाए, तो ठंडी हवा नीचे आ जाने से स्थिरता आ जाती है और गर्म हवा ऊपर रह जाती है, जिससे प्रतिलोमनता की स्थिति बनती है। यानी जब कोई गर्म हवा तेजी से ऊपर उठेगी और ऊपर उठने के बाद में ठंडी हवा नीचे आ जाएगी, तो ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर रहने से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, जिससे तापीय प्रतिलोमनता की उत्पत्ति होगी, उसे यांत्रिक तापीय प्रतिलोमनता कहेंगे। और दूसरा, यदि कोई ठंडी हवा नीचे उतरती है तथा संपीड़न के कारण अत्यधिक गर्म हो जाती है और अत्यधिक गर्म होने के कारण नीचे उतरना रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिलोमन उत्पन्न होगा उसे भी यांत्रिक प्रतिलोमन कहेंगे। ठीक है, तो यदि कोई हवा, तो ठंडी हवा नीचे उतरती है और संपीड़न के कारण क्या हो जाती है, वो अत्यधिक गर्म हो जाती है और गर्म होकर नीचे उतरना रुक जाती है, जिससे प्रतिलोमनता की स्थिति उत्पन्न होती है, उसे हम यांत्रिक प्रतिलोमनता कहते हैं। ठीक है, और ये यांत्रिक प्रतिलोमनता मुख्य रूप से प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों में आती है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों में कौन से प्रतिलोमन की उत्पत्ति होती है, तो वो
यांत्रिक प्रतिलोमनता की उत्पत्ति होती है। इस रूप में हमने देखा तापीय प्रतिलोमनता के प्रकार देखे। अब तापीय जो प्रतिलोमन होता है उसके प्रभाव क्या है। तो तापीय प्रतिलोमनता के प्रभाव में देखा जाए तो तापीय प्रतिलोमनता मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश नगरों में तापीय प्रतिलोमनता के कारण कोहरे की उत्पत्ति होती है। तो मध्य अक्षांश वाले क्षेत्रों एवं उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में तापीय प्रतिलोमनता के कारण कोहरे की उत्पत्ति होती है। तापीय प्रतिलोमनता के कारण घाटियों के निचले हिस्से में बागान नहीं लगाए जाते, जिसे हम घाटी प्रतिलोमनता के अंतर हमने पढ़ा था। तो घाटी प्रतिलोमनता के अंतर घाटी में या घाटी के निचले भागों में हम बागान नहीं लगा सकते, क्योंकि तापीय प्रतिलोमनता के कारण पाले की स्थिति बन जाती है। तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है, जिससे पाले की उत्पत्ति होती है, जो बागानों के लिए नुकसानदायक या हानिकारक होती है। अगला प्रभाव है तापीय प्रतिलोमनता के कारण शीतकाल में कैलिफोर्निया में सब्जियों एवं फ्रांस में फलों के लिए अत्यधिक ये नुकसानदायक होता है। तापीय प्रतिलोमनता के कारण ही पूर्वी साइबेरिया के उत्तरी गोलार्ध में न्यूनतम तापमान पाया जाता है। ये तापीय प्रतिलोमनता का ही प्रभाव है। हमारा अगला प्रश्न है तापीय विलोम या तापीय प्रतिलोमनता मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी चक्रवातीय विलोमता या चक्रवातीय तापीय प्रतिलोमनता मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन ए शीतोष्ण चक्रवात में, ऑप्शन बी उष्ण चक्रवात में, ऑप्शन सी प्रति चक्रवात में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शीतोष्ण चक्रवातीय क्षेत्रों में। तो चक्रवातीय जो विलोमता है वो मुख्य रूप से जो चक्रवातीय विलोमता या चक्रवातीय प्रतिलोमता है, ये मुख्य रूप से शीतोष्ण चक्रवात वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं कहलाती है। यानी तापमान के क्षैतिज वितरण यानी धरातल के समकक्ष या अनुरूप जो वितरण को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं हैं वो कहलाती है। ऑप्शन ए समदाब रेखाएं, ऑप्शन बी समोच्च रेखाएं, ऑप्शन सी समताप रेखाएं और ऑप्शन डी समवृष्टि रेखाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समताप रेखाएं। तो तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती है। अब बात करते हैं समताप रेखाओं के बारे में। आइसोथर्म तो समान तापमान के वितरण को प्रदर्शित करने वाली रेखाओं को समताप रेखाएं कहा जाता है। समताप रेखाएं मुख्य रूप से समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ औसत समायोजित तापमान को प्रदर्शित करती है। औसत रूप से समान तापमान को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं समताप रेखाएं आइसोथर्म के रूप में जानी जाती है। समताप रेखाओं की प्रवृत्ति जो है वो अक्षांश रेखाओं के अनुकूल होती है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। यानी जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाओं की भांति ही इसकी प्रवृत्ति भी पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ठीक है। अब ये अक्षांश रेखाएं जल और स्थल के तापमान में विषमता के कारण, उसमें विविधता के कारण समताप रेखाएं मुड़ी हुई होती है या मुड़ जाती है। तो स्थल पर और जल के तापमान में विभिन्नता या उसमें विषमता के कारण समताप रेखाएं स्थल पर अलग रूप से और जलीय भाग पर अलग रूप से मुड़ जाती है। चलिए बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों के मध्य जनवरी माह की समताप रेखाएं किस ओर मुड़ी हुई होती है। ऑप्शन ए सीधी होती है, ऑप्शन बी ध्रुवों की तरफ मुड़ी हुई होती है, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा की ओर मुड़ी हुई होती है और ऑप्शन डी टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ध्रुवों की तरफ मुड़ी हुई होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों के मध्य जनवरी माह की समताप रेखाएं
ध्रुवों की तरफ मुड़ी हुई होती है। अब बात करते हैं समताप रेखाओं की। जो समताप रेखाएं मुख्य रूप से किस तरफ स्थल भाग पर और किस तरफ जलीय भाग पर या उसके गोलार्ध के अनुरूप मुड़ी हुई रहती है। बात करते हैं जनवरी माह की। तो जनवरी माह की समताप रेखाओं की बात करें तो जनवरी माह की समताप रेखा है उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की बात करें तो ये विषुवत रेखा या भूमध्य की रेखा की तरफ मुड़ जाती है, तथा महासागरों की बात करें तो ये ध्रुवों की तरफ मुड़ जाती है। इसको हम डायग्राम पे देखते हैं। ठीक है, तो डायग्राम पे इस रूप में दिखाई जाएगी। तो ये डायग्राम पे समताप रेखाएं हैं जो किसकी जनवरी माह की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जनवरी माह की बात करें तो ये समताप रेखाएं जो है जनवरी माह में, जनवरी माह की समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध ये भूमध्य रेखा या 0 डिग्री ले सकते हैं। तो उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जनवरी माह की समताप रेखाएं महाद्वीपों पर, जैसे ये महाद्वीप है तो इस रूप में मुड़ी रहेगी यानी विषुवत रेखा की तरफ, ये महाद्वीपी भाग है तो इस तरफ। तो जनवरी माह की समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में अगर महाद्वीपों की बात करें तो ये महाद्वीपों में तो ये भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ी हुई रहती है, और अगर महासागरों की बात करें तो महासागरों में ये ध्रुवों की तरफ मुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो ये महासागरों की बात होगी। ठीक है, तो ये महासागरों की बात होगी। तो महासागरों में तो किस साइड में महासागरों की बात करें तो ये मुख्य रूप से ध्रुवों की तरफ, ये ध्रुवीय भाग की तरफ मुड़ी हुई है। अगर महाद्वीपों की बात करें तो महाद्वीपों में ये भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ी हुई है। ठीक है, तो महाद्वीपों में तो ये भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ी हुई है और महासागरों में ये ध्रुवों की ओर मुड़ी हुई है। ये हम जनवरी माह की बात कर रहे हैं और वो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। और जनवरी माह की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी माह के समताप रेखाओं की बात करें तो समताप रेखाएं महाद्वीपों पर तो ये ध्रुवों की तरफ मुड़ी हुई रहती है, ये देख लीजिए। तो ये महाद्वीपों पर समताप रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों की तरफ मुड़ी हुई है। और अगर महासागरों की बात करें तो ये महासागरों में इस रूप में मुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो ये महासागरों में तो इस रूप में, लेकिन अगर महाद्वीप की बात करें तो ये ध्रुवों की तरफ मुड़ी हुई रहती है। ठीक है, और महासागर में ये भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इस रूप में अगर बात करें तो जनवरी माह की एक बार वापस देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है, जनवरी माह की बात करें तो जनवरी माह में उत्तरी गोलार्ध की बात कर लेते हैं। ये 0 डिग्री ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की तरफ तो ये भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ी रहती है और महासागरों में ये ध्रुवीय भाग की तरफ मुड़ी रहती है। ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में ये महाद्वीपीय भाग है तो महाद्वीपों में तो ये ध्रुवों की तरफ मुड़ी हुई है, और महासागर में देखा जाए तो महासागरों में ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ी हुई है। ये तो समताप रेखाएं है जनवरी माह की बात की हमने। ठीक है, तो ये जनवरी माह की हो गई। तो जनवरी माह की समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की तरफ, और महासागरों की बात करें तो ये ध्रुवों की तरफ मुड़ी हुई है, जिसको हमने देखा। अब जनवरी माह की दक्षिण गोलार्ध में भी हमने देखा समताप रेखाएं महाद्वीपों में तो ये ध्रुवों की तरफ और महासागरों में ये विषुवत रेखा की तरफ मुड़ी हुई रहती है। ये जनवरी की थी। अब हम बात करते हैं जुलाई माह की। ठीक है, तो जुलाई माह में क्या होता है, तो जुलाई माह में पहले डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए, तो जुलाई माह में समताप रेखाओं की बात करें तो जुलाई माह में समताप रेखाएं सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की। तो उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों पर तो ये ध्रुवों की तरफ मुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो जुलाई माह में बात कर रहे हैं। जुलाई माह में समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों में तो ये ध्रुवों की तरफ मुड़ी रहती है, और महासागरों में ये देखो आप, ये ध्रुवों भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की तरफ मुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये विषुवत रेखा की तरफ मुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये तो
जुलाई माह में समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध की बात की। अब बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में जो महाद्वीपों की तरफ तो है, महाद्वीपों वाला भाग, तो ये देखो महाद्वीपों में तो किस टाइप मुड़ी हुई है, तो ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की तरफ मुड़ी हुई रहती है। और महासागरों की बात करें तो महासागरों में ये वापस कहाँ जा रही है, ये वापस अपने ध्रुवीय वाले भाग की तरफ मुड़ी हुई रहती है। ठीक है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं, तो डायग्राम से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो जुलाई माह की बात करें तो जुलाई माह में समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, महाद्वीपों पर तो ये ध्रुवों की तरफ तथा महासागरों पर विषुवत रेखा की ओर मुड़ी हुई रहती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों पर तो विषुवत रेखा की ओर तथा महासागरों पर बात करें तो ये ध्रुवों की ओर मुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से वितरण रहता है। ये समताप रेखाओं का वितरण है। ठीक है, समताप रेखाओं पर बात करते हैं तो समताप रेखाएं और उनका स्थल और महासागरीय भाग की तरफ विभिन्न प्रकार से तापमान के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है या वो आपस में मुड़ी हुई रहती है। ठीक है, इस रूप में हमने ये तापमान के अनुसार विश्व समताप रेखाओं का मुड़ना देखा। ठीक है, तो इस रूप में आज हमने तापीय प्रतिलोमनता के बारे में बात की। तापीय प्रतिलोमनता यानी धरातल से वायुमंडल की ओर जाते हैं, तो धरातल से वायुमंडल की ओर जाने पर सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, सामान्य परिस्थितियों में तो तापमान में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो तापीय प्रतिलोमनता को एक बार वापस देखते हैं। तापीय प्रतिलोमनता सामान्य नियम के अनुसार तो क्या होता है, सामान्य नियम के अनुसार ये होता है कि धरातल से अगर हम वायुमंडल या उच्च वायुमंडल या शोभमंडल की ओर जाते हैं तो तापमान में गिरावट या कमी आती है। लेकिन विशेष परिस्थितियों के कारण या स्थानीय विशेषताओं के कारण ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान में अगर कमी आने के बजाय वृद्धि होने लग जाती है तो उसे हम तापीय प्रतिलोमनता कहते हैं। यानी सामान्य नियम के विपरीत अगर ऐसा होने लग जाए तो उसे हम तापीय प्रतिलोमनता कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और इनसे जुड़े हुए हमने विभिन्न क्वेश्चंस किए, उसके प्रकार देखे और इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे वो हमने डिस्कस किए। धन्यवाद दोस्तों।